दोस्तों फाइनली अपन आ तो गए लग्जमबर्ग, यूरोप की 7th स्मॉलेस्ट कंट्री जैसा मैंने बताया, और दुनिया की पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से सबसे अमीर कंट्री। यहाँ पे होने लग रही है मीठी मीठी बारिश और ठंड भी हो रखी है। तो अभी मैं बस से उतरा हूँ, पहले तो कोई शेल्टर ढूंढते हैं, मेरे को मेरे बैग पे भी रेन कवर चढ़ाना पड़ेगा और छतरी निकालनी पड़ेगी। फिलहाल मैं एक बस स्टैंड के शेल्टर के नीचे आके खड़ा हो गया। और अफ्रीका में इतने महीने बिताने के बाद ना यूरोप हद से ज़्यादा सुंदर लगने लग रहा है मेरे को। मतलब यूरोप में शायद 5वीं-6ठी बार आया हूँ, लेकिन अब की बार इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि इतने टाइम से सिर्फ अफ्रीका देख रहा था। और अगर आप लग्जमबर्ग को मैप पे देखोगे ना तो एक कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके नॉर्थ और वेस्ट में बेल्जियम, साउथ में इसके फ्रांस और ईस्ट में इसके जर्मनी। और हालांकि मेरी बस चली थी सुबह 7:30 बजे पेरिस से और 1:15 बजे मुझे पहुंचना था, लेकिन 12:30 बजे हम पहुंच गए। 5 घंटे में पूरा सफ़र तय कर लिया। और वो भी जब बस वाला जान करके बीच बीच में रोक रहा था, जो स्टॉप्स थे उनमें ज़्यादा टाइम लगा रहा था, जैसे कहीं ब्रेक नहीं था तो 5 मिनट का ब्रेक था, वो 20-30 मिनट का ब्रेक लिया क्योंकि उस स्टॉप से सवारियाँ भी चढ़नी थी। तो मतलब जान करके इतना धीरे जा रहा था, फिर भी इतनी जल्दी पहुंच गए 350 किलोमीटर। मतलब बस की स्पीड ऐसी थी कि रेस पे पंजा दबा के छोड़ दिया, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, कहीं ब्रेक नहीं लगे, परफेक्ट एकदम स्मूथ रोड। और सुबह बस मेरे को टेंशन थी कि बस ना छूट जाए क्योंकि बसेस काफ़ी पंक्चुअल है जनरली यूरोप में, और 7:30 बोल रहे तो वो 7:29 में ही निकल जाएगी। और सुबह मैं भागा गया था पेरिस मेरे हॉस्टल से बस स्टेशन तक, मेट्रो में भाग रहा हूँ, कभी कहीं भाग रहा हूँ, पर किसी तरह मैं पहुँच गया था टाइम से। दोस्तों मैं पहुँच तो गया लग्जमबर्ग, लेकिन यहाँ पे ना मैंने कोई भी बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करा रखी, कोई रिजर्वेशन नहीं है मेरे पास, कोई होटल नहीं है जाने के लिए, बस मैं सीधा मुँह उठा के आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जिधर अपनी बैग रख सके, यानी कि कोई बैग के लॉकर्स या स्टोरेज आमतौर पे मिल जाती है यूरोप में ऐसी जगह है, पर इधर पता नहीं कोई है या नहीं, गूगल पे मैं देख तो नहीं पा रहा। तो इस बिल्डिंग में चल के, ये पार्किंग है शायद, इधर पता करते हैं कुछ ऐसा हो तो, कोई लॉकर्स या कुछ। ये तो पार्किंग की बिल्डिंग थी, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ थी और कोई ऐसा इंसान दिख नहीं रहा जिससे पूछ के आगे चल के वहाँ देखते हैं कुछ मिलता है तो। इनकी बसेस अगर आप देखोगे तो देखना कितनी बढ़िया बसेस है, मर्सिडीज़ की है जैसे बस, कोई वॉल्वो की है, कोई मर्सिडीज़ की, और ऐसी कलरफुल सी बहुत मस्त मॉडर्न सी है यार। पीछे एक सुपर मार्केट थी, उसमें जाके मैंने पूछा तो वो बोला कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है लगेज स्टोरेज। कमाल है यार, मेरे को इंटरनेट पे भी नहीं दिख रहा। ये तो बहुत अजीब हो जाएगा यार अगर ऐसा हुआ तो। मेरे को तो लग रहा है ये इतना अमीर देश है, यहाँ पे कोई लोग आते ही नहीं होंगे ऐसे मेरी तरह बैग टांग के, इन्हें जरूरत ही कहाँ पड़ती होगी लगेज स्टोरेज इसकी। पर साइकिल्स तो यहाँ खड़ी है, कौन चलाता होगा पर इन्हें और अगर लग्जमबर्ग के एरिया की अपन बात करें ना तो वो है 2500 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये पूरी दुनिया की 25-30 जो सबसे छोटी कंट्रीज है ना उनमें से आती है। लग्जमबर्ग एक माइक्रो स्टेट है। माइक्रो स्टेट मतलब जो छोटे देश होते हैं जिनका एरिया काफी कम होता है उन्हें माइक्रो स्टेट बोल देते हैं। और मेरे को बहुत शौक है छोटी कंट्रीज में जाने का, क्योंकि बड़ी कंट्रीज में तो जाना आसान होता है, छोटी कंट्रीज में थोड़ा मुश्किल होता है। तो दुनिया की जो 10 सबसे छोटी कंट्रीज है उसमें से मेरे ख्याल से 8-9 में मैं जा चुका, और दुनिया की जो 30 सबसे छोटी कंट्रीज है उसमें से शायद मैं ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज में जा चुका। तो छोटी कंट्रीज एक्सप्लोर करना एक तरह से मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो शायद मैं और अच्छे से आपको इस कंट्री के बारे में दिखा पाऊँ। और इनफैक्ट अगर हम बात करें कि ये यूरोप की 7th स्मॉलेस्ट कंट्री है तो मेरे ख्याल से बाकियों में मैं सब में जा चुका। सबसे छोटी वेटिकन सिटी, फिर मोनाको, सैन मेरिनो, फिर उसके बाद लिechtenstein, फिर उसके बाद माल्टा, फिर शायद एंडोरा और फिर लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग से 6 कंट्रीज और छोटी है यूरोप में। माल्टा के अलावा मैं बाकी 5 में जा चुका और अब 7th स्मॉलेस्ट लग्जमबर्ग में भी आ गए। तो भाई यहाँ तो मेरे को कोई उम्मीद लग नहीं रही। अपन ऐसा करते हैं सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं, बैग के साथ ही घूमते, आगे कहीं स्टोरेज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भाई क्या इलाज है। फिर मैं मेरे आसपास होटल देख रहा हूँ कि कोई होटल ही ले लूँ, या तो होटल दिखा रहा है भाई 100-150 यूरो से कम कुछ भी नहीं, मतलब 10-15 हज़ार से कम तो है कुछ भी नहीं दिखाने लग रहा। ये बस जाएगी सिटी सेंटर की तरफ 17 नंबर, 10 नंबर भी जाएगी। बस का इंतज़ार करते हैं, बस पकड़ के चलते हैं। अब यहाँ तो क्या करेंगे, कुछ मिल ही नहीं रहा। बस आ गई भाई, लेकिन टिकट कहाँ से ले, टिकट लेने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो सैनिटाइज़र है। मैं बस में तो चढ़ गया, लेकिन मेरे को यूँ नहीं पता था बस की टिकट कहाँ से मिलेगी। तो बस स्टेशन पे 2 लड़कियाँ बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि भी टिकट कहाँ से लूँ मैं बस की, तो बोली टिकट तो लेनी ही नहीं है। मैं बोला क्यों? बोली मुफ्त है। मैं बोला है? बोली हाँ, पूरे देश में हर जगह आप जहाँ भी बस ट्रेन कुछ भी लेके जाओगे सारा ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त है, फ्री है, पैसे देने ही नहीं, कोई टिकट नहीं लेनी। अभी से 1 मिनट पहले ऐसा लग रहा था हम शहर से पता नहीं कितनी बार, और 1 ही मिनट के अंदर यूँ लग रहा है कि शहर के बीचों बीच आ गए। छोटा सा देश है पर खूबसूरत है, क्यूट सा। इधर से अपन कुछ ही देर पहले गुजरे थे और सेंटर में जाके बस रुकी, मुझे पता नहीं चला था कि सेंटर आ गया, और बस फिर वापस चल पड़ी। मैं उतर नहीं पाया सेंटर में,
और मैं वापस जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में जाने लगा। तो मेरे को 2 जवान लड़के दिखे बस में। मैंने सोचा कि इंग्लिश बोलते होंगे। मैंने उनसे पूछा इंग्लिश में कि एक्सक्यूज मी, डू यू नो इफ दिस इज द सेंटर। इतने में मेरे साथ में एक बड़ी उम्र की लेडी बैठी थी, वो बोलती येस दिस इज द सेंटर, इफ यू प्लानिंग टू गेट ऑफ यू मस्ट गेट ऑफ हेयर। इतने में बस वापस भी चल पड़ी थी। फ्लुएंट इंग्लिश में वो लेडी बोलती है। तो मेरा लेकिन स्टॉप मिस हो गया था, बस वापस अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी थी जिधर से हम आए थे, सिटी सेंटर से दूर। और मैं सरप्राइज कि भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रही है। इसी बहाने मेरी उन लेडी से बात होने लग जाती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। तो वो बोलती है 5। मैं ऐसे हैरान, मैं 5? मैं बोला विच वंस? बोली फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश और पोर्टुगीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी पोर्टुगीज लोगों की है। जी हाँ, लग्जमबर्ग की पॉपुलेशन 6-6.5 लाख है, जिसमें से 15-16% लोग एथनिकली पोर्टुगीज है। तो यहाँ पे पोर्टुगीज भी बहुत लोग बोलते हैं। और उसके अलावा बोली इंग्लिश, और बोली साथ साथ थोड़ी सी इटालियन और थोड़ी स्पेनिश भी। अब जैसा मैंने बताया कि लगभग 6.5 लाख की पॉपुलेशन में 15-16% लोग यहाँ पे एथनिकली पोर्टुगीज है। तो बाकी लोग क्या है, 50 से 55% लोग यहाँ पे है जो एथनिकली लग्जमबर्गर्स ही है, यानी कि इसी देश के जो लोग हैं। इसके अलावा कुछ परसेंटेज, मेरे ख्याल 7% के अलावा फ्रेंच है, फिर कुछ इटालियंस भी है। फिर बचे हुए 20% जो है वो मिक्स है, आसपास के देशों के सारे आ गए। उसमें क्या पता बेल्जियन हो, डच हो, जर्मन हो, ये सारे लोग। और ना डेली बेसिस पे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं काम करने के लिए आसपास के देशों, जैसे कि क्या पता कोई बेल्जियम से आता हो, कोई फ्रांस से आता हो, कोई जर्मनी से आता हो। और लग्जमबर्ग की नेशनल लैंग्वेज तो होगी लग्जमबर्गिश, जो कि जर्मन से थोड़ी सी सिमिलर आप कह सकते हो, लेकिन इसे जर्मन का डायलेक्ट मत बोलना, यहाँ के लोग बहुत चिढ़ जाएंगे। उसके अलावा इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस 2 और है, फ्रेंच और जर्मन। तो फ्रेंच, जर्मन और लग्जमबर्गिश 3 लैंग्वेजेस तो लोग जानते ही जानते हैं। अब इसके अलावा इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, तो सभी लोग ऑलमोस्ट फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलते हैं। और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन क्योंकि पोर्टुगीज लोगों की, एथनिकली पोर्टुगीज लोगों की, तो पोर्टुगीज भी एक कॉमन लैंग्वेज है। इसके अलावा भी काफ़ी लैंग्वेजेस ये लोग जानते हैं, क्योंकि डच लोगों के साथ भी लोग ट्रेड करते हैं, तो डच लैंग्वेज भी लोग जानते हैं। मतलब हर इंसान ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 से 7 लैंग्वेजेस जानता है। ये बात यहाँ पे बहुत कॉमन है। और अपने इंडिया की तरह नहीं कि भी ठीक है हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू और मराठी, ये लैंग्वेजेस नहीं, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेजेस 5 से 7 बिल्कुल आम बात है यहाँ पे जानना। यार कमाल हो गया, और जो यूज़फुल है पूरी दुनिया में ऐसी लैंग्वेजेस। तो मैं अब सेंटर तक चल के ही जाने लग रहा हूँ भाई, क्या दोबारा बस लेंगे। सड़क पे कोई सस्ती कंपनी की गाड़ी तो दिख ही नहीं रही, सारी ऑडी, मर्सिडीज, ये भी ऑडी, ये भी ऑडी, ये BMW, ये भी ऑडी, ये मर्सिडीज, सारी महंगी कंपनी। वो भी ऑडी खड़ी उधर, ये जैगुआर, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, सारी ऐसी। कितना शांत, ऑर्गेनाइज और खूबसूरत है सारा। हालांकि बारिश का मौसम हो रखा है। देखा आपने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज पड़ा था पीछे सारा ट्रैश। बाकी लग्जमबर्ग की करेंसी यूरो ही है, बाकी यूरोप की तरह ही, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही। और इंटरेस्टिंगली यूरोपियन यूनियन के जो हेड क्वार्टर्स है, जो 4 हेड क्वार्टर्स है, उनमें से एक यहीं पे है लग्जमबर्ग में। जो मेन हेड क्वार्टर है वो तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, उसके बाद एक है स्ट्रासबर्ग में फ्रांस में, जर्मनी की बॉर्डर के पास, तीसरा ही है लग्जमबर्ग का, और अब चौथा शायद फ्रैंकफर्ट जर्मनी में भी होगा। तो 4 में से एक हेडक्वार्टर यहाँ पे लग्जमबर्ग, जो कि इतनी छोटी कंट्री है यूरोप की 7th स्मॉलेस्ट फिर भी। हालांकि पहले एरिया बड़ा होता था लग्जमबर्ग का अभी के एरिया से, लेकिन इसका ना काफ़ी रीजन आसपास की इसकी सराउंडिंग कंट्रीज ने ले लिया। जैसे फ्रांस ने कुछ हिस्सा ले लिया, जर्मनी ने कुछ हिस्सा ले लिया, बेल्जियम ने कुछ हिस्सा ले लिया। और इनफैक्ट बेल्जियम का जो रीजन है ना इसके साथ में, लग्जमबर्ग के साथ में, उसका तो नाम भी लग्जमबर्ग रीजन है, पर वो पड़ता है बेल्जियम में। तो क्योंकि काफ़ी इलाका उन्होंने ले लिया, तो अब इसका एरिया काफ़ी कम रह गया। और अब हम आ गए इनके बिल्कुल सेंटर में। मेरे ख्याल से यहीं कहीं रुकी थी बस, भी थोड़ी सी अंदर रुकी थी शायद, पता नहीं। एक ये है ब्रिज, वाह अरे वाह, नज़ारा देखो, खूबसूरत है ना। ये इनकी ट्रैम आ गई यहाँ पे, ये भी कितनी हाईटेक सी लग रही है यार, देखना। थोड़ी देर में बैठेंगे सब में। दोस्तों लग्जमबर्ग देश की अगर हम टोटल नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो है 90 बिलियन यूएस डॉलर्स। और क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 6.5 लाख है, तो इनका पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी बनता है 1,35,000 यूएस डॉलर्स, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो बनते हैं 1,13,00,000 इंडियन रुपए
पर कैपिटा पर ईयर। जी हाँ, यहाँ का एक आम इंसान एक साल में 1 करोड़ 13 लाख रुपए कमाता है, और अगर पर मंथ देखा जाए तो वो बनते हैं 9.5 लाख रुपए पर मंथ पर पर्सन। और पूरी दुनिया में किसी भी देश का पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी इतना ज्यादा नहीं है। और वहीं अगर हम इनके पीपीपी जीडीपी की बात करें तो वो बनता है 1,43,000 यूएस डॉलर, जो कि हालांकि नॉमिनल जीडीपी से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन पीपीपी में कुछ और चीजें भी आ जाती है, जैसे कि प्राइसेस, परचेजिंग पावर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पर कैपिटा पीपीपी जीडीपी हालांकि इनकी वर्ल्ड में शायद सेकंड नंबर पे आती है कतार के बाद, शायद क्योंकि कतार में प्राइसेस सस्ते हैं इस वजह से हो सकता है। और इस देश लग्जमबर्ग में अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपको 4-4.5 यूरो तो पर मंथ मिलेंगे ही एटलीस्ट मिनिमम, जो कि इंडिया के 4 लाख रुपए बनते हैं। और ये तो कम से कम है, इतने तो मिलने ही वाले आपको। इस देश में अगर कोई नॉन स्किल्ड लेबर या मजदूरी भी करता है तो उसकी भी मिनिमम वेज सेट कर रखी है 14.5 यूरो 1 घंटे के, जो कि इंडिया के बनते हैं 1300 से भी ज्यादा रुपए सिर्फ 1 घंटे के। बाकी यहाँ पे खर्चे भी उसी हिसाब से, जो कि अपन वीडियो में आगे जानेंगे। और नौकरी पाना इस देश में कोई बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज फ्रेंच है, तो आपको फ्रेंच तो आनी ही आनी चाहिए। और सिर्फ फ्रेंच नहीं, और लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश और इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही। तो फ्रेंच के अलावा भी आपको कोई ना कोई मेरे ख्याल से इन सब लैंग्वेजेस में से आनी चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे नौकरी मिलती है। बाकी यूरोप की ना स्पेशली ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्सेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लग्जमबर्ग का जो टैक्स ब्रैकेट है वो शायद 0 to 42% है, कम से कम 0% टैक्स, और मैक्सिमम जो आपको टैक्स लग सकता है वो है 42%। और वो तब लगता है जब आपकी एनुअल इनकम 2 लाख यूरो से ज्यादा हो, यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपकी साल की इनकम है, तब जाके आपको 42% टैक्स लगेगा। उसके बाद आपकी चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, कितनी भी इनकम हो, आप 42% टैक्स ब्रैकेट में आओगे। मतलब मैक्सिमम वाला टैक्स ब्रैकेट भी यहाँ पे 2 करोड़ रुपए जाके लगता है, जो कि अपने इंडिया में 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख में, 12 लाख में ब्रैकेट्स खत्म हो लेते हैं। इस देश में इतने मिलियनियर्स है ना भाई, ये जो आपको आम इंसान दिख रहे हैं ना ऐसे यूं दुखी होते हुए चल रहे हैं, कोई अपना कुत्ता घुमाने लग रहा है, ये मोस्टली लोग करोड़पति है। ये जितने भी लोग ऐसे, कोई स्केटबोर्ड पे घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, ये देखो, ये सारे करोड़पति है भाई। कोई इंसान साइकिल पे जाने लग रहा है, कोई पैदल चल रहा है, मतलब देख लो, ये करोड़पति लोग हैं सारे जो ऐसे घूमने लग रहे हैं इस देश में। लेकिन यहाँ की करोड़पति भी लड़कियां छेड़ते हैं। ये अब हम आगे इस ब्रिज से पे, और इधर से कुछ खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ऐसी ना पहाड़ी सा है पूरा देश, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं है। लग्जमबर्ग देश की लंबाई है 82 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 57 किलोमीटर। नॉर्थ में इसके थोड़ी माउंटेन्स है, और 80 से 90% लोग थोड़ा साउथ में, या फिर इनकी जो कैपिटल सिटी है लग्जमबर्ग सिटी, जो कि इनकी लार्जेस्ट सिटी भी है, इधर रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं। नॉर्थ में बहुत ही कम लोग रहते हैं। यार क्या खूबसूरत क्रॉसिंग है, देखना यार, शानदार। और हल्की हल्की मीठी मीठी धूप आ गई, मतलब बीच बीच में आ रही है, बीच में जा रही है। ओहो, मज़ा ही आ गया यार, शानदार यार, गजब। देखना है सामने, मस्त है ना। लग्जमबर्ग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ का जो मिलियनेयर रेट है ना, वो है ऑलमोस्ट 16%, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है। मिलियनेयर रेट का मतलब हर 100 आदमी में से 16 लोग यहाँ पे मिलियनेयर है। अब आप लोग सोचोगे मिलियन मतलब 10 लाख, पर ऐसा नहीं है, ये यूएस डॉलर्स के हिसाब से होती है कैलकुलेशंस। तो मिलियनेयर का मतलब, या फिर 1 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब 8.5 करोड़ इंडिया के रुपए। तो यानी कि यहाँ का हर इंसान करोड़पति तो है ही है, लेकिन हर 100 में से 16 लोग 8-10 करोड़ के मालिक है। और ये आमतौर पे ऐसे नहीं कि जो मिलियनेयर है उसके पास 1 ही मिलियन डॉलर होंगे, आमतौर पे 2-5 मिलियन डॉलर तो होती है, यानी कि 40-50 करोड़ इंडिया के रुपए। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऑलमोस्ट हर आदमी तो करोड़पति है ही है, लेकिन सड़क पे चलता हर 5 और 6 आदमी 40-50 करोड़ का मालिक भी हो सकता है।